जी। तो आज चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक डिस्कस करने से पहले, आज हम लोग मार्केट ओपनिंग के बारे में थोड़ा सा उस पे हम लोग नज़र डालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपनी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग में अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते होंगे तो यहाँ पे आपको मैंने एक लेबल यहाँ पे ड्रॉ कर करके दिया था, अप्रोक्स इस साइड का। यहाँ पे मैंने एक लेबल दिया था मॉर्निंग में, मैं इसको मार्क कर करके आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक लेबल निकाला था मॉर्निंग में। ये मेरे लेबल थे मॉर्निंग के। हाँ, ये अप्रॉक्स लेवल मान लीजिए, मोटा मोटी ये लेवल था मेरा। तो मैंने इसको बोला था कि जैसे ही मार्केट ओपन होगा, ओपन होते हुए प्राइस इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा, तो हम लोग एक बैंक निफ्टी में बाइंग मोमेंटम बना सकते हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था, यहाँ पे बैंक निफ्टी को रिजेक्शन मिल रहा था। उसके बाद नीचे की एरिया पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा था, एक सपोर्ट था और एक सपोर्ट था यहाँ पे। दिंकल जी, आप अपना जो है ना वॉइस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके उसको बंद कर दीजिए आप। हाँ। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था और एक यहाँ पे भी सपोर्ट एरिया था और ऊपर वाला रेसिस्टेंस एरिया था। तो मैंने इसको दिया था कि जैसे ही इसके ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाएगा तो हम लोग इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। जब भी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में मल्टीपल टाइम प्राइस रेसिस्टेंस ले या मल्टीपल टाइम प्राइस सपोर्ट ले, उसी एरिया पे मल्टीपल टाइम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन उसके पास रेसिस्टेंस ले रहा है, मिनिमम आपको 3 बार रेसिस्टेंस लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। जब 3 टाइम के बाद जो ब्रेकआउट होता है, बहुत ही मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों सर को ये मार्किंग मैं नहीं आ रही है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी कोई प्राइस या इंडेक्स रेसिस्टेंस पे अगर 3 से अधिक बार, मिनिमम 3 से अधिक बार अगर रेसिस्टेंस लेता है और उसके बाद फिर उस एरिया को ब्रेक करता है, उस लेवल को ब्रेक करता है, तो बहुत एक साफ अप साइड की मोमेंटम आपको उस स्टॉक या उस इंडेक्स में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्राइस को बायर ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से फिर अधिक सेलर एक्टिव होने के कारण प्राइस को फिर डाउन साइड की ओर लेकर के आ गए। फिर अगेन यहाँ से ट्राई हुआ कि इस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया जाए, बायर लोग फिर कोशिश किए लेकिन यहाँ पे सेलर होने के कारण, अधिक सेलर होने के कारण फिर यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलता है और यहाँ फिर एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है। फिर अगेन यहाँ फिर जाता है उसी एरिया पे, अगेन ट्राई करने की कोशिश करता है और यहाँ पे सेलर अधिक होने के कारण फिर प्राइस को आपको डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू होना पड़ता है, वहाँ से रिजेक्शन मिलता है। और यहाँ पे जब देखेंगे कि फाइनली मार्केट जब एक गैप अप ओपन दिया, इट मीन्स कि जो यहाँ पे सेलर जो थे वो कहीं ना कहीं अब सेलर कम हो चुके थे और बायर की संख्या ज़्यादा हो गई, सेलर की संख्या कम हो गई, इसलिए प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कि वन वे रैली दिया था। मैंने इसको अपने टेलीग्राम पे 32,980 के अप्रोक्स बाई करने के लिए दिया था। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, हाँ देखिए ये वाला हाई के ऊपर मैंने बोला था कि इस हाई को निकालेगा बैंक निफ्टी तो एक बाइंग मोमेंटम आपको बनाने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। जैसे ही ब्रेक किया, एक आप देखेंगे कि एक वन वे रैली दिया था अप्रोक्स 33,600 के अप्रोक्स प्राइस टच कर फिर एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया। मैंने इसको क्यों बोला था, मैंने तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद आप ई वाला लेवल को, ऊपर वाले लेवल को, हाई को ब्रेक किया तो इसमें एक बाइंग मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला। मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस ले रहा था प्राइस। और दूसरी यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल क्या होती है कि जब भी मार्केट एक रेंज में बस फंसा सर, होता है जी। आपका पेंसिल नहीं दिख रहा।
क्या? पेंसिल पेंसिल जो आपका है ना, आप जो ड्रॉ कर रहे हो, हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट। हाँ। अब दिखाई दे रहा है? हाँ, अब आ गया। तब से नहीं दिखाई दे रहा था? नहीं नहीं, मैं भूला भी आपको। अरे तो अब पहले से बोलना चाहिए था, मैंने तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने चल कोई नहीं कोई नहीं, हाँ, मैंने मैंने देख लिया, बता मैंने दिया। तीन जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है देखिए, वो मैं दिख एक बार लिया। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ठीक है। बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस ले रहा था, ये इसका रेसिस्टेंस एरिया था, रेसिस्टेंस एरिया था। नीचे वाला इसका एक सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था, ठीक है। और जैसे ही रेसिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, देखिए मिनिमम 3 बार रेसिस्टेंस लेना चाहिए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में जब आप प्रिडिक्शन करेंगे। तो अगर 3 टाइम, अगर 3 बार अगर आपको वो उस एरिया पे रेसिस्टेंस उस स्टॉक को मिल गया है नियर 5-10 दिन के अंदर में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। वो जैसे ही उसको ब्रेक करेगा, एक अपसाइड के मोमेंटम आपको उस स्टॉक उस इंडेक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने इसीलिए इसको प्रेडिक्शन किया था कि यहाँ 3 बार इसको रेसिस्टेंस लेते हुए प्राइस यहाँ पे 3 बार रेसिस्टेंस ले चुका था। और लेने के बाद मार्केट एक गैप अप ओपन देता है। गैप अप में क्या होता है कि जब मार्केट एक रेंज में होता है, इसको एक रेंज बाउंड हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, ऊपर से रेसिस्टेंस ले रहा था और नीचे से इसको सपोर्ट मिल रहा था, तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। और रेंज के बाद जब एक गैप अप ओपन होता है, गैप अप कब ओपन होता है? जब जो बायर्स होते हैं वो सेलर से अधिक एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि बायर अधिक हो जाते हैं और सेलर कम हो जाते हैं, तब एक गैप अप ओपन होता है। यानी कि प्रीवियस डे यहाँ पे जम कर करके बाइंग किया गया होगा, जिसके वजह से यहाँ पे एक गैप अप ओपन दिया। अब जैसे ही मार्केट एक गैप अप ओपन दिया, तो ओपन देने के बाद मैं इसको आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 5 मिनट पे चार्ट को इसको लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे लेवल वही है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट किया, प्राइस एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश किया, लेकिन फिर अगेन यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका प्राइस। फिर अगेन रेड कैंडल, अगेन रेड कैंडल। इट मीन्स आप समझ रहे हैं ये 3 रेड कैंडल क्या है? कोई एनी हाउ कोई बताएगा दोनों में से कि ये 3 रेड कैंडल क्यों बना है? हेलो, आप लोग, आप मेरी हाँ आवाज़ सर। सुन रहे हैं? आ रही आ रही। नहीं पता चलेगी। देखिए, ये 3 कैंडल क्यों बना है? जो यहाँ से बाई कर करके ये जिन्होंने अपनी प्रॉफिट पोजीशन बुक को करने होल्ड के कर लिए बना है रखा सर। था, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हैमर टाइप का कैंडल बना है। जो सपोर्ट पे बाई कर कर करके जो जिन्होंने रखा, मार्केट एक गैप अप ओपन दिया। अभी मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है कि मार्केट के सभी के नज़र में है कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है। एक क्रैश का मोमेंटम बना हुआ हाँ। है, सबका दिमाग में बैठा है कि मार्केट क्रैश हो रहा है या क्रैश होगा, क्योंकि मार्केट 1500-700 का रैली दे दे रहा है 1 डे में डाउन साइड की ओर। तो सबके अंदर क्या है कि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई करके रखा था, जैसे ही गैप अप ओपन हुआ तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना चालू किया। ये जो कैंडल है ना, ये तीनों जो कैंडल बने हैं, हाँ सर। ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। अप्रॉक्स जिन्होंने बाई किया था तो उनको तो एक गैप अप में जैसे ही प्रॉफिट दिख गया, प्रॉफिट देखने के बाद तो ये जो 3 कैंडल बने, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। जिन्होंने पोजीशन होल्ड करके रखा था उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पे एक छोटा छोटा स्मॉल आपको डाउन साइड मोमेंटम, आपको एक रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। और अगेन यहाँ से आप देखेंगे कि फिर से एक बायर एक्टिव होते हैं, और बायर एक्टिव होने के बाद फिर देखिए आपको एक 1 वे रैली आपको मार्केट में देखने के लिए मिला। मैं यहाँ पे 32,900 का कॉल मैंने बाई किया था 306 रुपया पे, और एंड ऑफ द वो कॉल 700-800 का अप्रोक्स ट्रेड करने लगा था, यानी कि डबल थी, डबल से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दे चुका था वो कॉल। अपना स्क्रीनशॉट भी मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नया बायर एक्टिव हुआ है। जब नया बायर एक्टिव होते हैं तो फिर जो प्राइस था यहाँ पे एक भी शेप का रिकवरी ले रहा था, इसीलिए मैंने इसको आप लोगों को बताया था कि जैसे ही इसके हाई पे 32,900 हाई को क्रॉस करेगा तो आप एक यहाँ पे बाइंग मोमेंटम बना सकते हैं। एक भी शेप रिकवरी हुआ था, जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ उसके बाद वहाँ से एक भी शेप रिकवरी हुआ। रिकवरी होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे
तो एक वन वे मोमेंट हुआ और बीच बीच में मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट टोटली साइडवेज हो गया था। यहाँ पे मार्केट का हो गया था कि साइडवेज हो गया था। साइडवेज जैसे देखिए अप ट्रेंड में मार्केट जब एक साइडवेज जोन में जाता है ना, तो यहाँ पे बायर और सेलर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइस किस ओर जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। इसलिए बायर और सेलर की संख्या लगभग सेम हो जाती है, इसलिए प्राइस क्या हो जाता है कि एक रेंज में चला जाता है। और रेंज के बाद फिर जैसे ही बायर की संख्या अधिक हो जाती है, नंबर्स ऑफ बायर एक्टिव हो जाते हैं, मोर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो प्राइस क्या होता है कि उस रेंज को ब्रेक कर करके फिर एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आप वैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट एक साइडवेज हुआ तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि सेलर चाहते हैं कि प्राइस को नीचे आए, बायर चाहते हैं कि प्राइस ऊपर आए, और दोनों की संख्या जब सेम होती है तो क्या होता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, एक रेंज में ट्रेड करेगा, और फिर जिस साइड संख्या ज़्यादा इंक्रीज होगा बायर्स का, उस साइड फिर प्राइस का बिहेवियर और मोमेंटम कंटिन्यू होने लगता है उस रेंज में। तो ये था मार्केट का आज का मार्केट का एनालिसिस कि मैंने क्यों इसको दिया था। और अब जब भी आपको ऐसा मोमेंट मिले, एक स्टॉक्स या इंडेक्स रेंज में मिले और रेंज के मिलने के बाद जब ब्रेकआउट होवे, तो ब्रेकआउट होने के बाद वेट करें एक प्राइस एक्शन के लिए और एक लेवल के लिए, क्योंकि ये लेवल था तो लेवल के इसके अंदर प्राइस डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा था, रेड कैंडल बना रहा था और एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा था। इसलिए मैंने बाइंग नहीं बनाया था। बाइंग कब बनाया, जब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना और इसके ऊपर प्राइस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो गए, तब हमने एक बाइंग मोमेंटम बनाया जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। इसी को बोला जाता है प्राइस एक्शन। प्राइस को समझने की कोशिश करना। और आप लोग बताइए, किसी को ट्रेडिंग से क्या रिलेटेड कोई परेशानी या प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग करते हुए, जहाँ पे आप उसको बार बार गलती कर रहे हैं? ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा नहीं है सर, अभी जहाँ तक पे तो। आपको बार बार अभी मैं लेवल जो निकाल रहा हूँ ना डेली, जी, हाँ वो मतलब अच्छी निकल रही है। अब लेवल अच्छी निकल मेरा रही है? समझो हाँ 15 दिन में मेरे सिर्फ 2 ऐसे हिट हुए। चलिए बेहतर है। देखिए चार्ट क्या है ना, ये हाँ मार्केट प्रैक्टिस का गेम है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें उतना ही महारत हासिल होगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंट जनरेट होगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रेशियो आपका इंक्रीज होगा। ये सारा प्रैक्टिस का गेम है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना उसमें धुरंधर बनते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है सर कि हम जैसे किस। आपने बता, जी, जैसे ये स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए और जैसे कहाँ तक अपना टारगेट चॉइस करना चाहिए, कहाँ तक जाएगा वो हाँ, कैसे तो पता आज का लगेगा सर? टॉपिक ही है कि हम लोग टारगेट किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी इंडेक्स में हम लोग टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ टू फाइंड ओवन टारगेट जब किसी स्टॉप भी लॉस स्टॉक में इंटर होते हैं, और जैसे। इंटर होते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए आज का यही टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड आवर टारगेट। तो टारगेट लेने के लिए सबसे पहले मैं इसको आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ से आपको बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट में समझेंगे कि इंट्री कहाँ लिया जाता है। इंट्री हम दो तरीक़ा से ले सकते हैं। देखिए एक मान लीजिए कि ये रेसिस्टेंस है, जैसे ही प्राइस इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद हम लोग क्या होते हैं, किसी भी स्टॉक्स को बाई करते हैं। ठीक है, तो बाई करते हैं तो एक हमारा एंट्री यहाँ पे हो गया। दूसरा एंट्री कहाँ पे होगा कि मान लीजिए प्राइस यहाँ पे डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यू करते करते यहाँ पे एक प्राइस को सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस अप साइड के मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं। दो बाइंग हो गया, एक सपोर्ट थी, प्राइस सपोर्ट लेने के बाद जब अप साइड की मोमेंटम करता है तब हम लोग बाइंग कर सकते हैं, और जब एक रेसिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करता है तब हम लोग एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं।
सेलिंग भी सेम टू यही है, सेलिंग भी है कि मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन मिलता है और रिजेक्शन मिलने के बाद एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे हम लोग प्राइस किसी भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एक सपोर्ट ब्रेक होने के बाद सेल करेंगे और सपोर्ट से प्राइस अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा तो बाई करेंगे। रेसिस्टेंस से प्राइस को रिजेक्शन मिलेगा तो सेल करेंगे, और रेसिस्टेंस ब्रेक होकर करके प्राइस ऊपर सस्टेन होगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। ये तो बाइंग का लेवल हो गया। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ हमने बाइंग लेवल दिया था कि 32,980 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्क कर करके मैं आपको दिखाता हूँ। बाईस हज़ार 980 यहाँ पे एक लेवल बन रहा था। चलिए मोटा मोटी 22,980 का लेवल हो गया। मैंने यहाँ पे दिया कि इसको जहाँ पे जैसे, इसने हाँ जहाँ पे इसने रेड कैंडल को ब्रेक किया इसके बाद। हाँ ये वाला इसका हाई को ब्रेक किया ना, इसका हाई का ब्रेक हुआ, तो जैसे ही मैं हाई को ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पे दिया था कि 32,980 को जैसे ही ब्रेक करेगा आप बैंक निफ्टी को बाइंग कर सकते हैं। तो इसको ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होते ही आप यहाँ पे बाइंग किए। बाइंग करने के बाद अब यहाँ पे आता है कि स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ पे लगाएंगे। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस दो तरीके से लगता है, ठीक है। पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस को कि मान लीजिए कि स्टॉप लॉस, देखिए एकदम सिंपल वे में समझिएगा स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो के नीचे लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ से प्राइस एक डाउन साइड के मोमेंटम किया, डाउन साइड मोमेंटम करने के बाद प्राइस कहाँ से सपोर्ट मिला, प्राइस को यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ से एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू करना चालू किया। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मिला तो इट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर मोर एक्टिव देन सेलर्स, क्योंकि यहाँ पे बायरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको प्राइस ब्रेक कर करके नीचे नहीं आया, यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिल करके, सहारा मिल करके प्राइस एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगा। तो जहाँ पे जो स्विंग लो होता है वहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे कि प्राइस जो है हमारे रेंज के अकॉर्डिंग है या कि नहीं है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक मिनट, जैसे इसकी लो है तो लो यहाँ पे हो गया इसका 32,799 का, और यहाँ पे हमने कितना दिया था 32,980 पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 189 यानी कि 190 पॉइंट का डिफरेंस है बैंक निफ्टी में। तो 190 को जब आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 190 रुपये का एसएल लेना चल पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एसएल आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि एवॉइड कर देंगे। एवॉइड मीन्स इसको हम लोग यहाँ पे एसएल नहीं लगाएंगे, या तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे या तो फिर यहाँ पे एसएल नहीं लगाएंगे। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि जब आप इसको ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन 32,900 का या 33,000 का ऑप्शन बाई करते हैं, तो 189 का है तो 189 का आप हाफ मान लीजिए, आधा मान लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा 190 का 99 हाँ जो भी 90 के अप्रोक्स, 95 90 हाँ हाँ 85 90 के अप्रोक्स यहाँ पे हमारा 90 पॉइंट का या 85 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, जो कि वो भी बड़ा हो जाता है। तो जब बड़ा हो जाता है तो उस क्राइटेरिया में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जब ऐसा आपका मोमेंटम मिले कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, तो उसके नियर में हमको एक बिग बड़ा बुलिश कैंडल फाइंड आउट करना है, उसके नियर में जो प्राइस ब्रेकआउट हुआ है।
देखिए यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल, स्मॉल कैंडल, स्मॉल कैंडल, ये बिग बुलिश कैंडल यहाँ पे बना दिया। बिग बुलिश कैंडल का मतलब होता है ये बिग फुटप्रिंट होता है। बिग फुटप्रिंट का मतलब समझते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे लगा होगा, इसलिए यहाँ पे एक बिग टाइप का कैंडल बना है। यानी कि इस कैंडल पे बायर्स बहुत ज़्यादा जम कर करके इस सौदे को बाई किए होंगे, इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक बड़ा बिग कैंडल बना है। अब बिग कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे बायर्स आर मोर एक्टिव हैं, बायर्स बहुत ज़्यादा है, तो इस एरिया को ये क्या करेगा कि प्राइस यहाँ पे निकालेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स इस बहुत एक्टिव हैं, तो इसको प्राइस को नहीं निकालेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बिग बुलिश कैंडल के नीचे हम लोग एसल लगा देंगे। एसल लगाने के बाद अगर या फिर इसको हम लोग मेज़र करेंगे कि कितना पॉइंट का है ये, इसकी लो और कितनी पॉइंट का इसकी हाई आ रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 67 या 70 पॉइंट का एसल आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ले लेंगे। आपको हमेशा, आपको मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर करके दिखाता हूँ। देखिए जब जब बड़ा कैंडल बना होगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है, जब जब एक बड़ा कैंडल बिग बुलिश कैंडल बना होगा तो उसका लो कभी नहीं ब्रेक हुआ होगा। यहाँ पे भी देखिए इसका लो नहीं ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भी देखिए इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, एक अप साइड की रैली करता है। बीच में जब अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड में अगर बिग बुलिश कैंडल अगर इतना बड़ा बन जा रहा है तो इट मीन्स क्या है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। तो सेल हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसकी जो हाई है इसको ब्रेक नहीं हो पाएगा और प्राइस और डाउन साइड की मोमेंटम ही करेगा। मार्केट अप ट्रेंड है, तो अगर मान लीजिए कि एक बिग बुलिश कैंडल बना है तो इसके नीचे यानी कि प्राइस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बायर्स लोग एक्टिव हैं, इस एक सौदों को जम कर करके बाई किए हैं, इसलिए एक बड़ा कैंडल बना है और उसमें ज़्यादा बायर्स एक्टिव है। तो उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा एसल लगा देंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जब एक बिग बुलिश कैंडल बना है तो इसका लो को ब्रेक नहीं हुआ होगा, नहीं होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एक्टिव हैं, इस प्राइस को नीचे आने ही नहीं देंगे। ये मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग में काम करेगा। साइडवेज में करेंगे तो साइडवेज में आप स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगा, क्योंकि साइडवेज में मार्केट को ट्रैप किया जाता है। बड़े फंड मैनेजर जो होते हैं वो छोटे, जैसे कहावत है ना कि हर एक समुंदर का बड़ा मछली छोटे मछली को खाता है, उसी हाल है। जब साइडवेज मार्केट होता है तो सबसे ज़्यादा पैसा लूज मार्केट में एक रेंज बाउंड एक साइडवेज मार्केट में ही होता है, नॉइजी ट्रेडर का, यानी कि बिगनर ट्रेडर का। तो ये आपका सेटअप आपका ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा, आपका साइडवेज मार्केट में नहीं काम करेगा। साइडवेज मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बना देगा फॉल्स, और फिर उसके बाद क्या करेगा कि एसल को हिट कर जाएगा। तो ये हमें साइडवेज मार्केट में इसको फॉलो नहीं करना है, हमेशा इसको अप ट्रेंड में फॉलो करना है। अब जैसे एंट्री ले लिए, स्टॉप लॉस थी लगाने आ गया। अब इसमें हम लोग टारगेट को कैसे फाइंड करेंगे कि हम लोग मेरा टारगेट कहाँ पे होगा। तो टारगेट फाइंड करने के लिए आपको चार्ट को जूम इन और जूम आउट करना होगा, और उसके नियर यानी कि हाल में ही उसका एक रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला था, जहाँ से वो प्राइस फिर अगेन एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया। मैंने अपने टेलीग्राम पे 33,100 के ऊपर 128 के ऊपर मैंने दिया था कि 33,128 के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा। क्यों चाहूँगा, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ मैंने इसको क्यों बोला था। तो इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। शिफ्ट करने के बाद मैं यहाँ पे हाँ 33,125 या 128 की ये रेंज था। क्यों मैंने इस लेवल पे दिया था कि मैं अपनी प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस को यहाँ से एक रिजेक्शन मिला था, और रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ से फिर आप देखेंगे कि एक बिग बीरिश कैंडल बनाया था और प्राइस डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया था। उसके बाद अगर और मैं आपको इसको जूम इन और जूम आउट हिस्ट्री में कर करके दिखाऊं, जूम इन और जूम आउट, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि ये प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था। तो जहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेता है तो वो एरिया किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है। इसलिए मैंने मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखा था कि जैसे ही प्राइस 33,100 के ऊपर क्रॉस करेगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, और जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट बुक किए थे।
ये हो जाता है टारगेट। तो हमें टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नियरेस्ट रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा, जहाँ से प्राइस को एक रिजेक्शन मिलने के बाद एक बड़ा डाउन साइड की मोमेंटम किया होगा उस प्राइस को रिजेक्शन होने के बाद वहाँ से। तो उस एरिया को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, वो हमारा नियरेस्ट टारगेट हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट वही हो जाएगा। और फिर उसके बाद सेकेंड टारगेट हमें आइडेंटिफाई करने के लिए फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारा ये फर्स्ट टारगेट था, इसको जैसे ही हिट किया हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो फिर कौन से पॉइंट पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता, हमारा अगला रेसिस्टेंस क्या होता? तो अगला रेसिस्टेंस हमारा यहाँ पे होता, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर मैं इसको मार्क कर दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस को एक रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन मिलने के बाद एक बिग गैप डाउन मार्केट ओपन किया था, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होता। और नेक्स्ट टारगेट भी आप यहाँ पे देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्राइस वहीं से रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया। ये सेकेंड टारगेट था। इन यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा एक अच्छा प्रॉफिट मिला, नहीं बुक किया तो आप यहाँ पे एकदम साफली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाने के बाद, इसको मैं आपको जूम इन और जूम आउट करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे सर जैसे अभी आपने पैटर्न अभी खोल रखा है, तो इसमें एक डब्लू पैटर्न भी बन रहे हैं ना 2-3 दिनों का। डब्लू पैटर्न। हाँ, तो आपने अभी जूम कर रखा था, या देखो डब्लू पैटर्न भी बन रहा है। अच्छा अच्छा, ये वाला आपने बोला है, ये 1 मिनट, ये वाला। हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ जी, एक डब्लू पैटर्न भी था। देखिए, अगर आप देखिए, मैंने इसको नोटिस नहीं किया था, आपने नोटिस किया, बहुत अच्छा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न्स भी था। और मैं हमेशा वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि डब्लू पैटर्न्स इज ए बुलिश पैटर्न्स व्हेन ए मैक ऑन द चार्ट। जब ये चार्ट पे बनता है, क्रिएट होता है, और जैसे ही अपने नेकलाइन को ब्रेक करता है तो एक अपसाइड की मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलता है। डब्लू पैटर्न हमेशा एक बॉटम पे दो बॉटम बनाता है, एक फर्स्ट बॉटम एंड सेकेंड बॉटम। और जैसे ही फिर अपना नेकलाइन को ब्रेक करता है तो एक अपसाइड की मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलता है। और डब्लू पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सेबल पैटर्न्स भी है, जो बीरिश टू बुलिश में कन्वर्ट करता है। जो खरीदार को फिर खरीदार ख़त्म होते हैं, और जब बिकावली जब ख़त्म होती है और ख़रीदारी नहीं चालू होती है, तब जाकर कर मार्केट में कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न्स बनता है। तो एक डब्लू पैटर्न्स भी था ये। और इसी तरीक़ा से जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन ईयर मिला था, वहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट मेरा ये था। और सेकेंडली फाइनली देखेंगे तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड गिरा, और गिरने के बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टारगेट था वहाँ पे आकर के एक सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे कल क्या हो सकता है कि कल यहाँ से जब प्राइस अगर ये रेसिस्टेंस को सपोर्ट ले लेगा तो यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम हो सकती है। अगर कल मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर एक डाउन साइड की मोमेंटम भी हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग टारगेट, और इस तरीक़ा से हम लोग एंट्री, और इस तरीक़ा से स्टॉप लॉस को लगाते हैं। एनी डाउट होगा तो आप यहाँ पे पूछिएगा, तभी मैं आगे क्लियर कर पाऊँगा, नहीं होगा तो सर जैसे जी। कल ट्रेड करें तो इसका वेट करें कि ब्रेकआउट हो रहा है नहीं, उसके बाद ही ट्रेड ले कोई भी। देखिए, कल ट्रेड लेने के लिए आपके पास मैं यहाँ पे सिंपली वे में आपको मैं अगर लेवल अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, मेरे व्यूज़ क्या होंगे कल बैंक निफ्टी के लिए। तो देखिए, मेरे व्यूज़ क्या होंगे कि फर्स्ट तो ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, पहले इसको रेसिस्टेंस मेजर कीजिए। मेरा ये रेसिस्टेंस लाइन हो गए कल के लिए, ये मेरे रेसिस्टेंस हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट में प्राइस को रिजेक्शन मिला है, तो यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी प्राइस को रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे भी प्राइस को रिजेक्शन मिला है। तो ये एक कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये रेसिस्टेंस लाइन है। यहाँ से प्राइस अगर और जहाँ पे आज हमारी मार्केट क्लोज हुई है वहाँ पे हमें आज सपोर्ट भी मिला है, पीछे देख के तो सपोर्ट भी मिला हुआ है। हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन हो गया कि अगर बैंक निफ्टी कल इसको ब्रेक करता है,
इसको ब्रेक करता है तो हम लोग एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइस फिर अगेन यहाँ से एक अपसाइड की रैली करने के बाद फिर यहाँ पे कोई नेगेटिव टाइप कैंडल बनाता है और यहाँ से प्राइस डाउन साइड की मोमेंटम करता है, तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे कि यहाँ से ब्रेक होने के बाद हम लोग बाइंग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड हमारा जो लेवल होगा, वो सेकेंड लेवल जो सपोर्ट का लेवल होगा, वो हमारा यहाँ पे ये लेवल होगा। ये हमारा लेवल हो गया सपोर्ट का। अब जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम लोग इसमें एक शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं, या तो यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर के एक अपसाइड की रैली करेगा तो हम लोग बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का क्या कहता है कि यहाँ पे आप पहले देखिए, प्राइस मैंने दो लेवल निकाले हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो सबसे नियर में प्राइस कौन से लेवल पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस का जो क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग जो यहाँ पे है वो सपोर्ट के नियर आकर करके यहाँ पे सपोर्ट लेकर के प्राइस क्लोजिंग दिया है। तो इट मीन्स इसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि मार्केट एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, और ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो ये अपना ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग पोजीशन बनाएंगे। बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन देता है, ठीक है, एक गैप अप ओपन देने के बाद इसके बीच में ओपन देता है। ओपन देने के बाद कुछ देर के लिए, मान लीजिए 15 या 20 25 30 मिनट के लिए इसी के रेंज में ट्रेड करता है, और रेंज में ट्रेड करने के बाद फिर जिस साइड लेवल को ब्रेकआउट देगा वो ब्रेकआउट आपका रियल होगा, और फिर उस साइड आपको मोमेंटम आपको देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिलेगा। सपोज एंड मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और फिर एक रेंज में ट्रेड करता है। रेंज में ट्रेड करने के बाद फिर जो भी ट्रेड ब्रेकआउट होते हैं, यानी कि 12:30 के बाद, वो आपका रियल ब्रेकआउट होते हैं, क्योंकि यूएसए मार्केट 12:30 बजे के बाद ओपन होता है, और जो फिर इंडियन मार्केट में जो मोमेंटम हलचल होती है वो यूएसए मार्केट के अकॉर्डिंग ही इंडियन मार्केट फिर ट्रेड करता है, रिएक्ट करता है। तो 12:30 के बाद जो ब्रेकआउट होते हैं वो अधिकतर आपको देखेंगे कि रियल ब्रेकआउट है, और अगर इधर 11 बजे के इधर ब्रेकआउट हो रहे हैं तो उसमें अधिकतर चांसेस स्टॉप लॉस हंटिंग का होता है, यानी कि ट्रैपिंग का होता है। ब्रेकआउट कर 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 फिर प्राइस आपको डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब किसी रेंज में प्राइस ट्रेड करने के बाद मल्टीपल टाइम इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है और फिर सडनली ब्रेकआउट होता है जिस लेवल के साइड, तो उसमें आपको पोजीशन अब बनाना चाहिए, और वो मोमेंटम बहुत अच्छा होता है, चाहे अप साइड के लिए चाहे या डाउन साइड के लिए। लेकिन इस रेंज के अंदर कम से कम 15 से 20 मिनट का कैंडल होना चाहिए जो इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई देना चाहिए। कल ये हमारा कल के लिए ये लेवल हो जाएगा। कल जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करेगा 36,620 को लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और 33,130 के लेवल को ब्रेक करेगा या 110 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग इसमें एक शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं। ये हमारा हो गया कल के लेवल बैंक निफ्टी का। और यानी कोई डाउट है तो बताइए, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि 2 मिनट के बाद फिर वो आपका लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। सर जैसे ये हमें कैसे पता लगे, जैसे ये कॉल लेते हैं और बाय लेते हैं, तो ये किस रेंज में ले, अपर के लिए या लोअर के लिए? 1 मिनट सर, 1 मिनट आपकी आवाज़ दे रही है, 1 मिनट भाई। जी हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे? स्ट्राइक प्राइस को बता रहे हो। देखो, स्ट्राइक प्राइस हमेशा ट्रेड करने के लिए आपको ऐट द मनी या इन द मनी, ऐट द मनी और इन द मनी में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबल रेशियो होने की बहुत ज़्यादा होती है चांसेस रीजन। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस भी हंटिंग होते हैं। आपको ऐट द मनी और इन द मनी ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शंस का, ऑप्शन चेन एनालिसिस, बहुत चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर टाइम पे एंट्री, प्रॉपर टाइम पे एग्जिट होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि जब ऐट द मनी आप प्राइस खरीदते हैं, मान लीजिए कि अभी
कितना प्राइस है, 186 पे क्लोजिंग मार्केट दिया है, ठीक है। तो अगर आप 33,100 के प्राइस ऑप्शन खरीदते हैं तो इन द मनी हो गया। अगर 33,200 को प्राइस का आप स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं तो ऐड द मनी हो गया। अगर 33,000 आप 300 या 400 के प्राइस को स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हैं तो वो ऐड आउट ऑफ द मनी हो गया। तो ऐड द मनी में आपका 1 रुपया बैंक निफ्टी में मूवमेंट करता है तो आपका ऑप्शन में 50 पैसा का मूवमेंट होता है। वो आपको कब मालूम चलेगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस चार्ट जब देखेंगे तो उसमें डेल्टा का माध्यम से मालूम चलेगा कि मान लीजिए कि हमने जो ऑप्शन बाई किए हैं, जो स्ट्राइक प्राइस बाई किए हैं, अगर बैंक निफ्टी 100 रुपये का मूवमेंट करेगा तो उस स्ट्राइक प्राइस में हमें कितना का मूवमेंट होगा, वो ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से मालूम चलता है।